Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of June 2025. 7 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कंटेंट की गारंटी मैं लेता हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी समझाऊंगा मैं आपको सिंपलेस्ट भाषा में, सबसे आसान लैंग्वेज में, सबसे टफ कंसेप्ट्स को भी मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा आप लोग को। तो वो मेरी गारंटी रहेगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन लाइक, शेयर और जो भी ये बेल आइकॉन होता है वो सब प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनके जवाब आप दे दीजिए तो आपको कुछ अच्छा लगेगा, नहीं दे पाए तो भी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम प्रणाम योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है पीएम प्रणाम योजना। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। मेन ए इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन इन रूरल एरियाज, B to promote natural farming by incentivizing states to reduce chemical fertilizer usage, C had to ensure 100% electrification, and D had to provide credit support to MSMEs. आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन को। अटेम्प्ट करिएगा, बताइएगा कितने आपसे बने कितने नहीं बने। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है ना। दूसरे सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। First is judicial review, second is free and fair election, third is federal character of the constitution, and D is the principle of secularism. तो आपको बताना है कि इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं। ऑप्शंस आर 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या 1, 3, 4। देख के बताइएगा करेक्ट इसका क्या है। इसका आंसर आप लोग खुद ही कर सकते हैं। वैसे बहुत ही आसान सवाल है, मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज द अगुल्हाज करंट। अगुलास करंट आपको बताना है कि ये किस कोस्ट में फ्लो करता है। ऑप्शंस आर ए साउथ अमेरिका कोस्ट, बी साउथ अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी अंटार्कटिका। तो किधर साइड ये फ्लो करता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी साउथ अफ्रीका। अफ्रीका मतलब कुल ना के अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है वहाँ के कोस्ट से फ्लो करता है ये। तो अगुलास करंट इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। एक इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए अगुलास करंट क्या कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मूव करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस वाले पार्ट में। पहली जो न्यूज़ हम देखेंगे वो है फ्रंट पेज की। आरबीआई कट्स रेपो टू 5.5%, ऑल्सो रिड्यूसेस द सीआरआर। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। देखो, 2 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई जब अपनी पॉलिसी चेंज करता है, आरबीआई मतलब पॉलिसी मतलब आरबीआई जब पॉलिसी रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता है इन ऑर्डर टू मैनेज द इन्फ्लेशन और ग्रोथ। इन्फ्लेशन या ग्रोथ दोनों को मैनेज करने के लिए आरबीआई जब रेट्स चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वहीं जब गवर्नमेंट अगर कोई चेंज कर रही हो अपनी तरफ से, मतलब कि सब्सिडी बढ़ाना घटाना ये इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। दैट इज़ द फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ा रही है, टैक्स बढ़ा घटा रही है, तो उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, फिस्कल पॉलिसी के अंदर। लेकिन अगर आरबीआई वाला पार्ट है तो वो हम किसके अंदर काउंट करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अब आरबीआई के पास अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, जैसे कि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज जो टोटल उनके पास एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, जो हर 15 दिन में कैलकुलेट किया जाता है कि कितने डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज उसका बैंक्स को आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो पैसा होता है ये पूरा कैश के फॉर्म में होता है, मतलब कि लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में होता है सीआरआर। ठीक है ना। और इसको बिल्कुल आप लेंड नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म में इसकी लेंडिंग नहीं की जा सकती। सीआरआर की लेंडिंग किसी भी फॉर्म में नहीं की जा सकती। अब सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, जब भी आरबीआई को महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन से लड़ना होता है, मतलब कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में और उसको लड़ना है, तो आरबीआई क्या करेगा कि सीआरआर बढ़ा देगा। ठीक है ना। एक और रेट होता है एसएलआर, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, एसएलआर।
कुछ फॉर्म ऑफ जो अमाउंट है एनडीटीएल का वो एसएलआर के फॉर्म में भी रखना पड़ता है। बट एसएलआर और सीआरआर में डिफरेंस ये होता है कि सीआरआर आरबीआई के साथ रखना पड़ता है ना, देखा ना हमने कि सीआरआर आरबीआई के साथ रखना पड़ रहा है और बिल्कुल उसमें कोई भी लेंडिंग नहीं की जा सकती। एसएलआर में वहीं पे लेंडिंग थोड़ी बहुत की जा सकती है, मतलब कि गोल्ड जो आपकी बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसके फॉर्म में भी आप एसएलआर रख सकते हो, है ना। तो उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। गोल्ड के फॉर्म में भी आपने रख लिया तो गोल्ड के फॉर्म में आपको कुछ उसमें उसका रेट बढ़ता रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है एसएलआर में। एसएलआर को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से जो पॉलिसी रेट होता है, ये सब तो सीआरआर एसएलआर भी एक टूल हो गए। एक होता है पॉलिसी रेट, मतलब कि एक्चुअल जो पॉलिसी रेट होता है आरबीआई का वो होता है ये आपका रेपो रेट। रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट बोलते हैं। मेनली जो चेंज करता है आरबीआई वो रेपो रेट को चेंज करता है। तो ये भी अगेन वही है कि अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। लेकिन अब आज का जो केस हमने देखा, आज के केस में क्या है, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को रिड्यूस किया है और सीआरआर को रिड्यूस किया है। अभी हमने देखा जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है तो आरबीआई सीआरआर भी बढ़ा रहा था, है ना, महंगाई से लड़ने में। और वहीं पे उल्टा अगर आप करना है, अब मान लो ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रोथ बढ़ाने वाला इकोनॉमी का ग्रोथ को फास्टन अप करना है, तो ग्रोथ को अगर फास्ट करना है तो आप क्या करेंगे, रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे और साथ ही साथ आप क्या डिक्रीज कर देंगे, सीआरआर को भी डिक्रीज कर देंगे। मतलब ये जितने भी रेट्स अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आरबीआई का इस समय क्या मन है, आरबीआई का मन है कि ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा आप याद रखेंगे ना कि अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, फिलहाल उसके दिमाग में इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। और अगर दोनों रेट्स घट रहे हैं इसका मतलब है कि आरबीआई क्या चाहता है कि अब ग्रोथ बढ़े इंडिया के, है ना। तो अभी ये जो आपने देखा दोनों चीज़ें रिड्यूस होना, ये एक्चुअली फॉर द ग्रोथ है। इसीलिए इसका जो शेयर मार्केट में भी रिसेप्शन होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटेगा अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, हाथ में लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, प्लस लोग इंटरेस्ट लोन ले पाएंगे क्योंकि लोन भी अब सस्ते हो जाएंगे। जैसे ही सारे रेट घटेंगे तो लोन सस्ते हो जाएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि यहाँ पे ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं रेल प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान को दोबारा याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे आपको हमने हराया। तो ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो एक पहला तो प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेट कर रहे हैं वो है चेनाब ब्रिज, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज। याद रखिएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है। दूसरा है अंजी ब्रिज, ANJI अंजी ब्रिज, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, केबल स्टेड रेल ब्रिज है। एंड देन तीसरा प्रोजेक्ट जो था वो था वंदे भारत ट्रेन सर्विस बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर, वंदे भारत train service between Katra and Srinagar, and this is the first time a passenger train will travel from Jammu region in the to the Kashmir region, and Jammu region से कश्मीर region तक ट्रेन पहली बार चल रही है, ठीक है ना। and it will be connecting the valley with the mainland, वैली को mainland से जोड़ने का प्रयास है, ये भी काफ़ी अच्छा है। अंजी ब्रिज भी आप याद रखना और चेनाब ब्रिज तो याद ही रखना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आर्टिकल्स ऑल्सो। अगला है 800-year-old शिवा टेम्पल अनर्थ इन मदुरई। तो मदुरई में 800 साल पुराना शिवा टेम्पल अभी मिला है। लेटर पांड्यन पीरियड का है, लेटर पांड्यन पीरियड का है। पांड्या डायनेस्टी थी वहाँ पे। एक्चुअली पांड्या डायनेस्टी बहुत पहले भी थी, जब पल्लवा, चेरा, पांड्या ये अलग अलग रीजन्स में रीन कर रहे थे। और ये पांड्या का फिर लेटर फेज भी आता है 12th-13th सेंचुरी में, तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये अनर्थ किया गया है उदमपट्टी नाम की एक गाँव है, उदमपट्टी, ये आपका मेलूर तालुक में, मदुरई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो पांड्यन किंग्स जो थे वो यहीं मदुरई में थे, तो यहाँ पे उनका ये मिला है 800 साल पुराना शिवा टेम्पल, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ जो निकाला गया है उसके हिसाब से ये जो टेम्पल है इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, तमिल इंस्क्रिप्शंस विच से दैट लगभग 1217 से 1218 सी के टाइम पीरियड में मारावर्मन सुंदर पांड्या, वर्मन सुंदर पांड्या के टाइम पीरियड का ये इंस्क्रिप्शन है। एंड द इंस्क्रिप्शन सेज दैट द नेम ऑफ द विलेज वाज अत्तूर, अत्तूर नाम का गांव था ये। एंड टेम्पल वाज कॉल्ड द थेन्नावानीश्वरम, थेन्नावानीश्वरम, इस टेम्पल का नाम था थेन्नावानीश्वरम एंड विलेज का नाम था अत्तूर। तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ इन ऑर्डर टू शोकेस कि ये बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे पांड्यन किंगडम के बारे में मेरे पास एक मैंने बनाई इमेज अभी। तो इसमें पांड्यन किंगडम याद रखिएगा, अलग अलग डायनेस्टीज जो फेमस थी साउथ इंडिया में,
पांड्या, चेरा एंड पल्लवा उनमें से एक थी, और ये मदुरई में इसकी कैपिटल थी। और इम्पॉर्टेंट किंग्स अगर हम बात करें तो जो एंशियंट पांड्यास थे उसमें नेंदुनजेलियान वन 200 BC से 100 BC के बीच में, ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट किंग नोन पांड्यन रूलर्स। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संगम पीरियड के टाइम पीरियड के यही थे, नेंदुनजेलियान वन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देन आपको यहाँ पे दूसरा नाम ये देखो लिखा है सुंदर पांड्या वन, रूल ड्यूरिंग द मिडिवल रिवाइवल ऑफ द पांड्यास, है ना। ये जो मैंने आपको बताया सुंदर पांड्या, जिसका नाम अभी अभी हमने पढ़ा है। फिर दूसरा देखो लिखा है जातवर्मन सुंदर पांड्यन, ये थे 1251 से 1268 एक्सपैंड की जिन्होंने टेरिटरी को कांचीपुरम तक। एंड मारावर्मन कुलशेखरा पांड्यन वन, तो ये 1269 से 1308 में थे, चोलाज और मंगोल के थ्रेट को भी फेस किया उन्होंने। मेजर पोर्ट्स जो पांड्यन किंगडम, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मेजर पोर्ट्स, क्योंकि ये पूछता है यूपीएससी। कोरकई जैसे पूछा हुआ है, कोरकई किसका पोर्ट था या कोरकई क्या था, तो कोरकई ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी थी। एंड थुट्टुकुडी जो कि तुटिकोरिन का पुराना नाम था, एंड कयाल इंटरनेशनल ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट था, कयाली पट्टिनम कयाल, है ना। थुत्तुकुडी, कयाल एंड कोरकई, and these are something which you should remember, and I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। सेंटर लॉन्चेस उम्मीद पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ एसेट्स, तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं उम्मीद पोर्टल। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट empowerment efficiency and development portal, it's a centralized digital platform for real time uploading, verification and monitoring of वक्फ property। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। तो वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अभी एक्ट भी आया था, आपको याद होगा। एंड ये वही चीज़ है कि उसमें वक्फ एसेट्स के जो मैनेजमेंट है उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उसको एक डिजिटल फॉर्म दे रहे हैं उम्मीद पोर्टल के रूप में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक डिजिटल रिपोजिटरी की तरह काम करेगा, डिजिटल इन्वेंट्री की तरह काम करेगा, जिसमें पूरे जो वक्फ एसेट्स हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, दिस विल इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी एज वेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट्स कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कार्नीज इनवाइट टू G7। तो G7 आप सबको पता है, मैंने अभी कल ही पढ़ाया था आई थिंक आपको G7 के बारे में। तो आप मुझे एक तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। सिंपल सवाल है आपके लिए, G7 की कंट्रीज़ के नाम अब आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। कुछ नाम आपको पता होंगे, फ्रांस, US, UK, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा, ये सातों नाम मैंने बता दिए। ये लिख देना कमेंट सेक्शन में, यही नाम लिख देना, ठीक है। फ्रांस, US, UK, इटली, जापान, जर्मनी, ये नाम आप, और इसके अलावा कनाडा आपको पता ही है। तो ये नाम अगर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे दो मुझे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया G7 के मेंबर्स के नाम, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में फिर भी लिख दीजिएगा। Navy set to commission anti-submarine warfare ship Arnala on June 18th. Indian Navy is all set to commission its anti-submarine warfare shallow watercraft ASW SWC जिसको बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ASW SWC अगर सिर्फ आपको यूपीएससी इतना दे दे कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो एटलीस्ट आप ये याद रखिएगा कि नेवी से रिलेटेड है। ASW SWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। अरनाला ये नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम को जून 18 को ये कमीशन हो जाएगा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, द वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया नीड्स अ न्यू कोर्स। तो यहाँ पे पहले तो कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, आप याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड वाटर डे था 2025 22 मार्च को ऑब्जर्व होता है, उसका थीम था इस बार ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। इसके अलावा द ईयर 2025 हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन भी डिक्लेयर किया है। मार्च 21 इज वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, मार्च 21 जो है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स है, एंड वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। इस साल ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मार्च 21 को, ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिकेड ऑफ एक्शन ऑन क्रायोस्फेरिक साइंस। तो क्रायोस्फेरिक साइंस के ऊपर जो डिकेड है वो इस साल ही शुरू हुआ है 25 से 34। तो ये कुछ तो फैक्ट्स थे, आपको आपके लिए बता दूं
इसके अलावा ये आपका यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो 21 से 30 तक चल रहा है, तो 2025 का मिडवे पॉइंट भी था, है ना। तो याद रखिएगा डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 से 2030 तक चल रहा है। अब ये क्या आर्टिकल है? ये आर्टिकल है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी हम बात कर लेते हैं। क्रायोस्फीयर, पहले तो आपको पता ना कि अर्थ का जो फ्रोजन रीजन है उसको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ का जो फ्रोजन रीजन है यानी कि जो बर्फ वाला पार्ट है, परमाफ्रॉस्ट वाला पार्ट है, उसको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्या ऑथर ने बोला है। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि भाई जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, वो हमको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। एंड जो एक अभी रिपोर्ट भी आई थी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, जिसमें कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लेशियर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से डाउनस्ट्रीम का जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि वाटर जो है वो कंटिन्यूम के रूप में काम करता है, फ्रॉम माउंटेन टू सी। माउंटेन उसके सोर्स हैं और सी उसके सिंक हैं। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इम्पैक्ट करती, चाहे वो डैम्स बनाना हो, चाहे वो रिवर डाइवर्जन हो, चाहे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो, चाहे पोल्यूशन हो, एवरीथिंग। एंड अगर आप देखें तो ये इस तरह से जब ह्यूमन एक्टिविटी उसको इन्फ्लुएंस करती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, तो ये अल्टर करता है फ्रेश वाटर के फ्लो को, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है सोर्स टू सी अप्रोच, जो कि मनीला डिक्लेरेशन 2012 में उसका ओरिजिन हुआ था। सोर्स टू सी अप्रोच, S2S अप्रोच, ये आप याद रखिएगा। मनीला डिक्लेरेशन 2012 में आई थी। इसका एम था टू इंटीग्रेट द मैनेजमेंट फ्रॉम रिजेस टू रीफ्स, मतलब कि जहाँ से उसका सोर्स है, यानी कि रिजेस हिल्स उसके सोर्स है, और कोस्ट या कहना चाहिए जो फाइनल सी है उसका वो सिंक है। तो कोस्ट टू रिजेस यानी हिल्स टू रीफ्स तक की पूरी जो मैनेजमेंट था उसके लिए सोर्स टू सी अप्रोच लाई गई थी। और कहा गया था कि भाई कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को आप बढ़ाएं, ठीक है ना। और ये फाइनली 2014 में लॉन्च हुआ था। S2S एक्शन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था। एंड ठीक है ना, IUCN ने इसको होस्ट किया है जनवरी 2025 से अभी। तो S2S एक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो IUCN होस्ट करके रखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज़ की बात करें, तो ऑथर ने कहा है सबसे पहले तो हमारे यहाँ स्पेशल वाटर डिस्पैरिटी, मतलब कि अलग अलग रीजन्स में पानी की कमी है। एक्सेस इनइक्वालिटी, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं बहुत कम पानी है, इनइक्वालिटी भी है। पोल्यूशन है ही, क्लाइमेट चेंज भी एक इशू है, और इंटरस्टेट वाटर कन्फ्लिक्ट जो है दे आर द मेजर इशूज़। ये सारे इशूज़ जो हैं इंडिया में वाटर मैनेजमेंट को लेकर के हैं, ठीक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि लगभग 60 मिलियन पीपल जो है हमारे यहाँ वाटर स्ट्रेस को झेलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 311 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं, CPCB की रिपोर्ट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। फिर ग्राउंड वाटर का यूजेज हमारा बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हरियाणा में तो 100% से ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है ना। एंड 25% जो ग्राउंड वाटर जोन्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है। वहीं पे ऑथर ने कहा है कि इंडिया की जो अप्रोच रही है अभी तक वाटर मैनेजमेंट की, काफ़ी फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, चाहे वो सेंट्रल लेवल देखो, फिर स्टेट लेवल देखो, चाहे पंचायत लेवल पे जाओ, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स। एंड इसके अलावा जो हमारे यहाँ पॉलिसीज़ हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मतलब उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो वही ऑथर ने कहा कि एक तो पहली बात आप अडॉप्ट कर सकते हो ये S2S अप्रोच, इसको सोशियो इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के रूप में सोर्स टू सी अप्रोच का अडॉप्ट कर सकते हो, तभी आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट SDG 6.5 है, SDG 14.1 है, रिड्यूसिंग मैरीन पॉल्यूशन, ये आप तभी कर पाओगे। तो वही ऑथर ने कहा है कि गैप को फिल करो साइंस पॉलिसी एक्शन के बीच में, तो ही आप कुछ कर पाओगे। तो दिस वाज द आर्टिकल। जो फैक्ट्स हैं वो ज़रूर याद रखना है, इस आर्टिकल से जो मिले हुए फैक्ट्स हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दोज एज वेल। सो यहाँ पे इसके अलावा और कुछ भी आपको पेपर में पढ़ने लायक नहीं था, जो भी आपको था मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।